बात लव जिहाद की एक बस्ती की दिखाने जा रहा हूं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक नेता नाम अजफरुल हक उर्फ प्रिंस नाम एक शातिर अपराधी था या इसके पीछे कोई संगठित धर्मांतरण और लव जिहाद का नेटवर्क। 300 हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण से जुड़े आरोप हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप है, ब्लैकमेलिंग के केस में अब पुलिस हर कड़ी को खंगाल रही है। और सवाल है कि क्या यूपी की बस्ती को लव जिहाद का नया अड्डा बनाना था? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आज आपको देखनी चाहिए। उसका इलाके में रसूख था। बस्ती में इस अपराधी का खौफ दर्ज है। उसका जो बाप है वो भी 10 नंबरी अपराधी था। वो वैसे की पार्टी का नेता था जो हिंदू लड़कियों को फंसाता था। और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। उनको देह व्यापार के धंधे में धकेलता था। उसका जो पूरा परिवार था वो मुझे धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था, मानसिक उत्पीड़न कर रहे थे मेरा। धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़ा था और लव जिहाद का बड़ा नेटवर्क चलाता था। ये शख्स जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका नाम है अजफरुल हक उर्फ प्रिंस। वो अजफरुल जो कि यूपी में बस्ती में बड़ी धौंस से रहता था, सड़कों पर बड़े काफिले लेकर निकलता था, जिसके आसपास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन अजफरुल हक उर्फ प्रिंस की ये करतूतें सिर्फ रंगदारी, लूट तक सीमित नहीं थी, बल्कि उस पर लगे आरोप इतने संगीन हैं कि आप सुनेंगे तो चौंक उठेंगे। AIMIM का नेता अजफरुल हक पर आरोप है कि वो प्रिंस बनकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था, हाथ में कलावा बांधकर हिंदू बताकर उनका करीबी बनता था, शादी या नौकरी का झांसा देकर प्रेम जाल में फंसाता था, फिर लगातार दुष्कर्म करता था, जिसका अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था और इसके बाद कई हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में नेपाल और दूसरे राज्यों में भी भेज देता था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 300 हिंदू लड़कियों के साथ करने के आरोप उस पर लगाए जा रहे हैं। और उसने जो हाथ में कलावा वगैरह बांधा था तो मुझे लगा वो प्रिंस ही है। उसका नाम उसने हिंदू भी बताया था। तो मेरी बातचीत उससे हुई। उसके बाद जो है उसने मेरा नंबर लिया। अजफरुल के इस खेल की पोल खुलनी शुरू हुई तब जब एक हिंदू लड़की ने इसके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद अजफरुल समेत 8 आरोपियों पर रेप, ब्लैकमेलिंग, ट्रैफिकिंग की धाराओं में FIR दर्ज की गई। आरोपी अजफरुल लंबे समय से फरार चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जाल बिछाकर मुंबई के बांद्रा से उसे गिरफ्तार किया। देखिए, थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती का रहने वाला एक युवक जिसका नाम अफजरुल हक उर्फ प्रिंस है, ये पुलिस जनपद बस्ती थाना कोतवाली में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था। 25,000 रुपए का उस पर इनाम था। इसको गिरफ्तारी के लिए गठित टीम द्वारा बांद्रा मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया गया। अजफरुल हक पर इससे पहले 25,000 का इनाम भी पुलिस घोषित कर चुकी थी और उस पर गंभीर धाराओं में पहले से 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, जिसमें लूट, रंगदारी, धोखाधड़ी के मामले शामिल थे। वो लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था और अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था, लेकिन योगी फोर्स के आगे उसकी चालाकी नहीं चली। अब मामला सामने आने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है और बुलडोजर एक्शन की मांग की जा रही है। और सबको पता है, पूरे बस्ती वासियों को पता है कि जो 26 मुकदमे हैं, ये सिर्फ 5% मुकदमे दर्ज हो। 95% मुकदमे उसके बाप की वजह से और इसके दबंगई की वजह से, इसके खौफ की वजह से नहीं दर्ज हो पाए हैं। तो मेरा मान है कि ऐसे दुर्दांत अपराधी को समाज में खुला छोड़ना कहीं ना कहीं पूरे समाज को खतरे में डालना है और इसका तत्काल जड़ से इसको समाप्त किया जाए। इसके घर पे बुलडोजर चले, जो अवैध संपत्ति इसने बनाया है उसको सरकार जब्त करे और इसका एनकाउंटर करे। अब पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ा धर्मांतरण सिंडिकेट चल रहा था, क्या बस्ती को लव जिहाद की बस्ती बनाने का प्लान था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बस्ती में जिस अजफरुल हक उर्फ प्रिंस पर सैकड़ों हिंदू लड़कियों को फंसाने का, उनका दुष्कर्म करने का, देह व्यापार में धकेलने जैसे आरोप हैं, जी मीडिया की टीम उसके घर पहुंची। आरोपी के पिता ने बेटे पर लगे हर आरोप को खारिज किया और दावा यह कि अजफरुल को राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि सबूतों के आधार पर जांच की जा रही है। सुनिए जरा।
इस समय हम पहुंचे हैं बस्ती में अशफारुल के घर के बाहर, जिस पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये आरोपी का घर है। हालांकि जो पीड़िता है उसने ये आरोप लगाया कि उसने उस पे पहले उसको प्यार के जाल में फंसाया, उसके बाद उसका धर्मांतरण जो है वो करवाने के लिए दबाव बनाया। हालांकि ये देखिए, ये जो आरोपी है उसका घर है और एक बार हम घर के अंदर अगर कोई लोग हैं तो हम बात करने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बात करना चाहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिसबा उस्मानी है। अच्छा, आप जो आरोपी है उसकी कौन है? मैं उसकी बहन हूँ। आप उसकी बहन? जी। अच्छा, बताओ, जिस तरीके से जो आरोप लगे हैं आपके भाई पर कि धर्मांतरण को लेकर और भी बहुत सारे आरोप लगे, क्या कहना चाहोगे? मैं से यही कहना चाहूँगी कि बिना न्यायालय के कोई डिसीजन के आपस में आप लोग कोई डिसीजन ना लें, या जो भी आपस में जैसे राय बात करके कोई डिसीजन नहीं होता या कोई आरोपी साबित नहीं हो जाता। और रही बात उस लड़की की जिसने किया है ये मुकदमा, तो उस लड़की के बारे में मैं बता दूं कि वो अपने आप को MR बता के हमारे यहाँ आई थी। क्या आप लोग उसको जानते थे? जी, उनको जानते थे। पहले 2022 से उनको जानते हैं और उसने जब इससे कुछ पैसे के बाद विवाद में बिगड़ गया मामला, तो ममता शर्मा जो पीड़िता हैं उन्होंने 3 FIR कराए, एक 2024 में, 2 2025 में। तीनों FIR में खाली मार झगड़े का मामला था। एक तरफ यूपी की बस्ती में लव जिहाद और धर्मांतरण का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर से एक और गिरोह का पता लगा। ये मुसलमानों का गिरोह है जो अपनी पहचान छिपा करके हिंदुओं के इलाकों में घूम रहा था। महिलाओं का हाथ देखने के बाद उनका भविष्य बताने का झांसा देकर के उनसे संपर्क बढ़ा रहा था। इसी में से एक व्यक्ति पकड़ा गया जिसका नाम, असली नाम एहसान है। लेकिन सवाल फिर यही कि ऐसे कितने कालनेमी हैं जो सनातनियों को निशाना बना रहे हैं। हाथ में कलावा, दिल में छलावा, हिंदू नाम, मुस्लिम पहचान। सबसे पहले इस शख्स से आपकी पहचान करा देते हैं। नाम है एहसान, लेकिन इसका काम है हिंदू महिलाओं को धोखा देना। सनातनियों को छलने वाला ये मुस्लिम युवक हिंदू इलाकों में घूम घूम कर बड़ी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में था। हाथ में कलावा, जुबान पर भजन और साथ में नंदी, लेकिन इसकी पहचान कुछ और ही निकली। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एहसान नाम के एक ऐसे लड़के को पकड़ा है जो भगवा कपड़े पहनता था और हाथ में कलावा बांधकर ये लोगों को हाथ देखने का काम करता था। लेकिन गांव के लोगों ने इसे पकड़ लिया। खास तौर पर महिलाओं के हाथ देखने का काम करता था और सबसे बड़ी बात है कि ये नंदी लेके साथ चलता था और गांव-गांव में घूमकर भगवा कपड़े पहनकर हाथ में कलावा बांधकर ये घूमता था। हिंदू इलाकों में भीख मांगने और हाथ देखने के बहाने हिंदू महिलाओं से संपर्क कर रहा था। यानी वेस्टर्न यूपी में एक गैंग संगठित तौर पर सनातन के खिलाफ साजिश रच रहा है। इस गैंग के गुर्गे पहले अपनी पहचान छिपाते हैं और भगवा धारण करते हैं। हिंदू बहुल गांवों को टारगेट कर नंदी के साथ निकल जाते हैं और फिर गांव में हिंदू लड़कियों को भविष्य बताने के नाम पर अपना खेल शुरू करते हैं। लेकिन इस गैंग का मंसूबा कामयाब हो पाता उससे पहले ही छलावा गैंग का एक गुर्गा एहसान पकड़ा गया। इसके बाद जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। एहसान के जैसे 7 और कालनेमी हैं जो मुजफ्फरनगर के अलग अलग गांवों में पहचान छिपाकर हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। किसी घर में भिक्षा करने के लिए घुसा तो उसकी गतिविधि, उसकी नज़रें बहुत ही संदिग्ध थी, क्योंकि वो जो औरतें अंदर से आती थी उनके बाद वो इधर उधर अपनी लोकेशन तलाश करता था कि यहाँ पे घर में और कौन है। हम तो ये नहीं लेंगे, नाज नहीं लेंगे, ना चून लेंगे, मगर भैया पैसे तो ना मुझ पे। मैं तो फिर डर के ऊपर चढ़ गई, फिर हमारे तो जंगल वाले आ गए। फिर इतने ये इस तरह के लोग वेश बदल करके हिंदुओं में जाते हैं और जैसा कि इनके कितने ही प्रकार के जिहाद चल रहे हैं हिंदुओं के खिलाफ, तो ये भी एक जिहाद है। लेकिन इस गैंग के साथ कट्टरपंथियों की ऐसी जमात खड़ी है जिसे इन मुस्लिम युवकों का नाम बदलकर, पहचान छिपाकर, भेष बदलकर हिंदू गांव में घूमना कहीं से गलत नहीं लग रहा है। पता लगा कोई बात हुई, ये भीख मांग रहा था और भीख मांगते हुए यह पता लगा कि इसने भेष बदल के कुछ भीख मांगा।
डपली वपली बजा के गाना बजा के भजन गा के भीख मांग गए ये। और जगह मांगे हैं, लेकिन ये यहाँ पता लगा आगे कि इसने भेष बदल के मांगा हिंदुओं के गांव में जाके। तो ये हिंदू बन के क्यों भीख मांग रहा था? हाँ, वो उसकी देखो सुनो, हिंदू मुस्लिम का प्यार हमेशा था। नहीं, प्यार है, लेकिन ये तो धोखा है ना। हालांकि ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले अमरोहा में भी नंदी के साथ घूम रहा एक तथाकथित साधु हिंदू लड़कियों का हाथ देखने के बहाने गांव में घूम रहा था। बाद में उसका नाम राकेश नहीं बल्कि असलम निकला। फिलहाल एहसान पुलिस हिरासत में है और उसके साथियों की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि गांव-गांव घूम रहे ऐसे कितने कालनेमी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से राजूराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब मैं आपको गाजियाबाद से मेरठ तक चल रहे एक खतरनाक रैकेट के बारे में बताता हूं। एक तरफ फर्जी पासपोर्ट के जरिए पहचान बदलने का खेल चल रहा है, तो वहीं अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है? यह किसी बड़े नेटवर्क की तैयारी है? यूपी में किसी बड़ी साजिश की प्लानिंग है? ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्ट, हमने इसको बस्ट किया। गाजियाबाद टू मेरठ, यूपी में टेरर नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है चुस्त दुरुस्त, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर है अपराधी और माफिया बस्ट। अवैध हथियार, पासपोर्ट माफिया, योगी फोर्स के रडार पर। जितने दुर्दांत माफिया थे, इस सबको भी आज जहन्नुम की यात्रा में भेज दिया गया। गाजियाबाद से मेरठ तक योगी फोर्स ने करारा प्रहार किया और नतीजा गाजियाबाद में पासपोर्ट माफिया का नेक्सस सामने आया तो मेरठ से हथियार बनाने वाले खूंखार गैंग पकड़ा गया। लेकिन सवाल है कि क्या गाजियाबाद और मेरठ के माफिया का कनेक्शन जुड़ा है? क्योंकि गाजियाबाद से मेरठ की दूरी महज 60 किलोमीटर है। एक तरफ गाजियाबाद में फर्जी पासपोर्ट के जरिए पहचान बदलने का खेल चल रहा था, तो दूसरी तरफ मेरठ में अवैध हथियार तैयार करने की फैक्ट्री। और एक ही साथ दोनों खुलासे हुए हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि गाजियाबाद में किन 22 संदिग्धों के नकली पासपोर्ट बनाएगा? ये फर्जी पासपोर्ट किसी टेरर नेटवर्क के लिए तो नहीं बनाएगा। सवाल ये भी है कि मेरठ में बन रहे हथियार किसे सप्लाई होने वाले थे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये दोनों एक ही नेटवर्क का हिस्सा है? फर्जी पहचान और अवैध हथियार किसी बड़ी साजिश की तैयारी तो नहीं? सबसे पहले मेरठ की खबर समझिए, जहां यूपी पुलिस ने एक गोदाम में चल रही अवैध पिस्टल फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। यहां से आमिर और रेहान को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि दोनों कबाड़ का काम करते थे, मगर गोदाम किराए पर लेकर अवैध हथियार तैयार कर रहे थे। पुलिस ने 32 बोर के 7 अवैध पिस्टल, 99 मैगजीन और हथियार बनाने के कई उपकरण बरामद किए। हर पिस्टल की कीमत करीब 40,000 रुपए तय थी और आरोपियों ने हथियारों की बड़ी खेप बनाने का ठेका भी ले रखा था। थाना लोहिया नगर में एक गोदाम किराए पर लेकर वहां पर अवैध शस्त्र बनाने का काम चल रहा है। इस पर मोहल्ला ताज गार्डन में इस सूचना पर टीम और थाना लोहिया नगर की टीम ने संयुक्त रूप से ये कार्यवाही की, जिसमें कि वहां पर अवैध पिस्टल निर्माण होते मिला और इसमें तकरीबन 7 बनी अधबनी पिस्टल बरामद हुई है। वहीं गाजियाबाद के भोजपुर में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट बनाने का गोरख धंधा चल रहा था। जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र पुलिस में एसआई राजकुमार सिंह ने 25 ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज लगाकर पासपोर्ट बनवाए थे। पुलिस ने इस संबंध में कार्रवाई करते हुए 4 पुरुष और एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया है। 22 पासपोर्ट फर्जी पते पर बनाए गए थे। इनमें 2 अफगान नागरिकों के पासपोर्ट भी शामिल थे। दोनों अफगान नागरिक 1990 से भारत में रह रहे थे। पता चला है कि ये 22 पासपोर्ट एक ही पते पर बनाए गए हैं। इस मामले में यूपी पुलिस के एक मुंशी और 8 दारोगा सस्पेंड कर दिए गए हैं। संगत धाराओं पे थाना भोजपुर पर एक अभियोग 23/26 पंजीकृत किया गया है। इस अभियोग के पंजीकृत होने के उपरांत इन सभी अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु थाना भोजपुर पर टीमें गठित की गई। तत्पश्चात थाना भोजपुर पुलिस टीम एवं स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा 5 अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल योगी फोर्स गाजियाबाद और मेरठ की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और साफ कर दिया है कि यूपी में अवैध हथियार और फर्जी दस्तावेजों के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती से जारी रहेगा। मेरठ से पारस गोयल और गाजियाबाद से वैभव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
सीएम योगी ने कल दिन में संदेश दिया था कि यूपी पुलिस अपराधियों को गोली मारेगी, उनकी गोली खाएगी नहीं। इसी ऐलान के बाद योगी फोर्स एक्शन में आई और रात होते होते 1 लाख के इनामी और पूर्वांचल कुख्यात सुपारी किलर बनारसी यादव का हिसाब कर दिया गया। अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या पुलिस गोली खाए? जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। जो एनकाउंटर पर सवाल उठाते थे, योगी ने कल उन्हें बुलेट वाला जवाब दे दिया था। योगी राज में अपराधी चाहे कोई भी हो, हिसाब पूरा होता है और ऐसा ही हिसाब हुआ है सुपारी किलर का। नाम है बनारसी यादव और इनाम 1 लाख रुपए का था और इस 1 लाख के इनामी को रात के अंधेरे में योगी फोर्स ने नर्क का रास्ता दिखाया। जिस बनारसी यादव का एनकाउंटर हुआ वो कोई आम अपराधी नहीं था। पूर्वांचल के बड़े और शातिर लुटेरों में गिना जाता था। सुपारी लेकर हत्या करता था। 10 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज थे। 24 से ज्यादा संगीन केसों का आरोपी था। हुलिया बदलकर पुलिस को चकमा देता था। बनारसी यादव कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करता था और ना ही एक जगह टिक कर रहता था, लेकिन योगी फोर्स लगातार उसकी तलाश में जुटी थी। तो एसटीएफ को उसका सुराग मिला, जिसके बाद उसकी घेराबंदी की गई। पुलिस ने सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन उसने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सिपाही बाल बाल बचे। इसके बाद जवाबी फायरिंग भी हुई, जिसमें से 2 गोली बनारसी यादव को लगी और वो गिर गया। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बनारसी को मृत घोषित कर दिया। ये वही बनारसी यादव था जो कि जुलाई में हुए गाजीपुर के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का शूटर था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था। इसमें उसे 50 करोड़ की जमीन के लिए 5 लाख की सुपारी दी गई थी। बनारसी यादव के साथ ही 2026 में योगी के ताबड़तोड़ एनकाउंटर में एक और कड़ी जोड़ दी। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक 2026 के पहले ही महीने में एनकाउंटर का शतक लग चुका है। 2025 में 2739 एनकाउंटर हुए, जिनमें 3153 अपराधी पकड़े गए। 2025 में 48 अपराधी ढेर हुए थे और पिछले 125 दिनों में 18 अपराधी ढेर हो चुके हैं। और अभी अपराध मुक्त यूपी का ये अभियान आगे भी जारी है, जिसमें योगी ने साफ कह दिया कि अगर कोई अपराधी गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ अपराधी, माफिया, कालनेमी सब कुछ क्राइम के खिलाफ योगी की 0 टॉलरेंस नीति से कांप रहे हैं, अब योगी को एक शख्स ने चैलेंज दिया और ये कहा कि वो चाहे तो सीएम योगी का रास्ता रोक सकता है। ये शख्स कौन है, क्यों ये चेतावनी दी, इस चेतावनी के पीछे की वजह क्या है, हर उत्तर इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री होगी मुख्यमंत्री होगी। स्टेज पर माइक लिए एक नेता खड़े हैं, आसपास कुछ लोग हैं और ये नेता कह रहे हैं कि वो चाहेंगे तो योगी का रास्ता भी रोक लेंगे। तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री होगी। इतना ही नहीं, ये जनाब तो ये तक कहने लग गए कि वो जब चाहें जिसको चाहे बंधक बना ले। बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले का मेरा इतिहास पता करें। स्टेज पर खड़े होकर ये बातें करने वाले शख्स हैं बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत, यानी वो शख्स जिसने कुछ दिनों पहले यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को रोक लिया था, जब वो वहां एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। लेकिन जब वो बाहर निकले तो ग्राम प्रधानों और अपने समर्थकों के साथ विधायक बृजभूषण ने उनके काफिले को रोक लिया, जिसके बाद माहौल गर्मा गया और मंत्री के पीआरओ और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक हुई थी। अब वही विधायक फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं, जिसमें अब उन्होंने योगी को ही रोकने की बात कर डाली। निश्चित रूप से आपका ये भाई अपने बुंदेलखंड के लिए लड़ने के लिए तैयार, ये तो मंत्री ही थे, अगर आप सबका आशीर्वाद रहा तो मुख्यमंत्री होगी। मैं तो आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, वो तो यहाँ तक कहने लगे कि अभी सिर्फ विधायक वाला रूप देखा है। बंधक बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने कांग्रेस की सरकार थी, प्रदीप जैन झांसी वाले केंद्रीय मंत्री थे, तो उनके झांसी में जाकर, लोग तो कह रहे हैं महोबा की बात, हमने झांसी में जाकर उनके घर में उन्हें बंधक बना लिया था। इससे पहले अखिलेश भी इस मामले पर ट्वीट कर तंज कस चुके हैं और अब इस बयान के बाद विधायक जी फिर से अपने बगावती तेवर को लेकर चर्चा में आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब खबर संसद के अंदर से बल्कि संसद के बाहर से आज की खबर है। केंद्र कांग्रेस से निलंबित जो सांसद हैं वो उसी मुद्दे पर पहले से तनाव चल रहा है, जिनको कल संसद से निलंबित किया गया था।
लेकिन आज बजट सत्र के बीच मकर द्वार पर राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस में रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू आपस में भिड़े। जुबानी तकरार हो, गद्दार से लेकर देश के दुश्मन तक के आरोप लगे। उसके बाद शुरू हुआ राजनीतिक हंगामा। इस पूरी कहानी ने संसद से लेकर सड़क तक राजनीति को भड़का दिया। संसद भवन का मकर द्वार, जहां बजट सत्र की शेष अवधि से निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसद हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कभी कांग्रेस का हिस्सा रह चुके रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी तकरार शुरू हुई। दरअसल राहुल गांधी निलंबित कांग्रेस सांसदों का हौसला बढ़ा रहे थे। इसी दौरान संसद भवन में प्रवेश कर रहे केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेसी रवनीत सिंह बिट्टू ने प्रदर्शनकारी सांसदों पर चुटकी ली। बिट्टू की इस टिप्पणी पर अचानक माहौल गर्मा गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पलटकर जवाब दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भड़क गए और पलटवार किया। तनाव यही नहीं थमा। राहुल गांधी ने हालात सामान्य करने के इरादे से रवनीत सिंह बिट्टू से हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बिट्टू ने हाथ मिलाने से इनकार किया और सीधे संसद भवन के अंदर चले गए। जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं। ये अपने आप को समझते क्या है? ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं, जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की। हालांकि राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान को लेकर बीजेपी ने अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल के बयान को सिखों की अस्मिता से जोड़ा गया और संसद परिसर की जुबानी लड़ाई सड़क तक आ गई। वहीं पश्चिम बंगाल की बात, जहां चुनाव भी हैं और एसआईआर का मुद्दा भी चल रहा है, और वो एसआईआर का मुद्दा अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। चुनाव आयोग के सर्वे पर सीधी जंग की नौबत आ चुकी है। सीएम ममता बनर्जी खुद दिल्ली में हैं, अपना वकालती वाला काला कोट पहन लिया और आज कोर्ट के अंदर नजर आई। वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको कोर्ट के अंदर की, जहां वकीलों की कतार में सबसे आगे ममता खुद थी। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई के दौरान ममता ने खुद दलीलें दी। इसी के बाद पूरे मुद्दे पर राजनीति तेज भी हुई। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपना वकालती कोट पहनकर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने दिल्ली आ पहुंची हैं। बुधवार को पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो दीदी ने भी दशकों पुराना काला कोट निकाल लिया और वकीलों की फौज के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ममता बनर्जी ये केस खुद लड़ रही हैं। कोर्ट में ममता ने दलील देते हुए कहा कि बंगाल को चुनाव से पहले टारगेट किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया में सिर्फ नाम काटे जा रहे हैं। ये चुनाव आयोग नहीं बल्कि व्हाट्सएप आयोग है। चुनाव आयोग को 6 पत्र लिखे, कोई जवाब नहीं आया। हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है। ममता की दलीलों के बीच कोर्ट ने ममता बनर्जी को टोकते हुए कहा कि आपकी पैरवी करने के लिए पहले से ही बड़े वकील हैं, जिस पर ममता ने कहा कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दे दीजिए, मुझे बात रखने दीजिए। ममता ने दलील दी कि जब इंसाफ दरवाजे के पीछे दम तोड़ रहा है, ऐसे वक्त में आप सुन रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता को भरोसा दिलाया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाधान निकले और किसी निर्दोष का नाम वोटर लिस्ट में न छूटे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सोमवार तक जवाब मांगा है। एसआईआर के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी को अखिलेश यादव का पूरा साथ मिल रहा है। वो भी इस मुद्दे पर निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, जबकि बीजेपी इसे दीदी की नौटंकी बता रही है। स्पेशल रिवीजन चल रहा है बोर्ड्स को लेकर के। चिंता इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है और जिसका वोट वो कटवाना चाहते हैं वो कटवाते हैं और जिसका वो जुड़वाना चाहते हैं वो जुड़वाते हैं। अगर हम लोग कोई शिकायत करना चाहते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन उसकी नज़रअंदाज कर रहा है। देखिए वो नौटंकी के मास्टर हैं। चुनाव है, चुनाव में नौटंकी, पिछले चुनाव में पैर टूट गया और जो रिजल्ट आया पैर ठीक हो गया।
दरअसल पश्चिम बंगाल में इसी साल और यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव है। बिहार इलेक्शन में विपक्ष का एसआईआर का मुद्दा फौस होने के बाद ममता बनर्जी और अखिलेश यादव अपने अपने तरीके से एसआईआर के मुद्दे को गर्म रखना चाहते हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर ममता दिल्ली में सीधी लड़ाई लड़ने उतर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज जी इन्वेस्टिगेशन में बात होने जा रही है दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी की, जो एक एपिसोड हमने आपको कल भी दिखाया था। कैसे फीस को लेकर के मनमानी स्कूल करते हैं और कैसे फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी की वजह से स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता परेशान होते हैं। दिल्ली के निजी स्कूलों में बेतहाशा फीस बढ़ाई जाती है, सालों से मुद्दा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकार रही तो कुछ हद तक अंकुश लगा, लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि स्कूलों की लॉबी के आगे पूरा सिस्टम संभवतः बेबस हो चुका है। इसी बेबस हो रहे सिस्टम और स्कूलों की मनमानी को लेकर के, बच्चों के माता पिता की परेशानी को लेकर के हम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आज जी इन्वेस्टिगेशन में हम खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे बच्चों की फीस और पेरेंट्स की कमाई को स्कूलों की लॉबी अपना हथियार बना रही है। कैसे दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की ताकत के सामने हर कोई, माता पिता से लेकर सिस्टम तक, बेबस नजर आते हैं। ऊंची दुकान फीका पकवान की कहावत से दिल्ली के प्राइवेट स्कूल एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं। मोटी फीस लेकर पूरे तामझाम के साथ बच्चों को भविष्य का सपना दिखाने वाले इन प्राइवेट स्कूलों का स्वाद कई बच्चों और पेरेंट्स के लिए कड़वा हो चुका है। और उसके पीछे वजह है भारी भरकम फीस, स्कूलों का बिजनेस मॉडल, ताकतवर लॉबी और स्कूलों की मनमानी। और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की इसी मनमानी की दोहरी मार मासूम बच्चों के पेरेंट्स झेल रहे हैं। जी न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बच्चों से वसूली जाने वाली फीस का इस्तेमाल स्कूली बच्चों के खिलाफ ही कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल लॉबी बच्चों की फीस के बड़े हिस्से का इस्तेमाल कोर्ट केस लड़ने में खर्च कर रही है और मनमाफिक फीस वसूली की लड़ाई में बड़े स्कूल फीस को ही हथियार बनाकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस लड़ाई का खामियाजा बच्चों की पढ़ाई को लेकर पहले से परेशान अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। एक मिडिल क्लास के लिए थोड़ा भारी हो जाता है क्योंकि फीस एक बहुत बड़ा बजट का, महीने भर का बजट का बहुत सप्लीमेंट होता है। अभी फीस कैसे बढ़ती है उसका कोई ओपेक तरीका है, कुछ रेगुलेटरी तरीका नहीं है, कोई उसका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। जब मर्जी आर्बिट्रेरी फीस हाइक होती है। ये हर साल बढ़ता जा रहा है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएं। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट में शिफ्ट करें, लेकिन गवर्नमेंट में उतनी फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है। यानी पैसा भी पेरेंट्स का और परेशानी भी पेरेंट्स की। अब आप जी न्यूज के पास मौजूद स्कूलों के लीगल खर्चों का डॉक्यूमेंट देखिए। दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारिका की साल 2021-2022 की अकाउंट्स रिपोर्ट बताती है कि स्कूल ने एक साल में कानूनी लड़ाई पर 34 लाख रुपए खर्च कर दिए, जबकि डीपीएस वसंत कुंज ने 2015 में लगभग 8 लाख और 2016 में लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए थे। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में मौजूद सलवान पब्लिक स्कूल ने 2024-2025 में कानूनी लड़ाई लड़ने में 10 लाख रुपए खर्च किए। जो अपने वकील करते हैं ये लोग स्कूल वाले, वो पैसा भी जो है बच्चों की फीस से जाता है। इवन जो जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी जो बनी और उसका जो खर्चा आया वो भी कई करोड़ों में गया, वो पैसा भी फीस से जाएगा। तो हर मामले में जो भी उनके खर्चे हैं वो तो फीस से निकलेंगे ना। तो अब हमारे खिलाफ ही लड़ाई हो रही है और हमारे खिलाफ जो वकील पेश हो रहे हैं उनकी फीस भी जो है स्कूल वाले मतलब हमारी फीस से दे रहे हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। मयूर विहार फेज 3 में सलवान पब्लिक स्कूल ने 2024 से 2025 के सेशन में 57% फीस बढ़ोतरी प्रपोज किया था, जिसके खिलाफ कुछ पेरेंट्स ने कानून की शरण ली। लेकिन स्कूल ने अपनी ताकत दिखाते हुए बढ़ी हुई फीस नहीं देने वाले बच्चों की स्कूल एंट्री पर ही बैन लगा दिया, जो कि पूरी तरह कानून के खिलाफ है। 27 को एंट्री नहीं दी थी, हम DOE गए, वहाँ से एक उन्होंने मेल भेजी स्कूल को। 28 को दे अलाउड द एंट्री, बट मेरे पास 20-25 मिनट बाद फ़ोन आ गया कि बच्चा रिसेप्शन पे बैठा है, हम क्लास में नहीं देंगे एंट्री। और फिर मैंने रिक्वेस्ट करी कि मैं थोड़ा दूर हूँ, अभी आ नहीं सकता, तो देश कंप्रेस्ड की भैया आप लाइव लोकेशन भेज दीजिए, हम बच्चा वहाँ भेज देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर स्कूलों की मनमानी के आगे पूरा सिस्टम सरेंडर क्यों कर देता है। और अब बात देश के खिलाफ सीमा पार से रची जा रही साजिश। जम्मू कश्मीर को एक बार फिर दिलाने का प्लान था।
पाकिस्तान से घुसपैठ करके जैश के खतरनाक आतंकी उधमपुर के जंगलों में मौजूद थे। ये उनके स्पॉट्स हैं जहां ये उधमपुर के जंगलों में मौजूद थे। यहीं पर ऑपरेशन किया, जो कि इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन था, ऑपरेशन किया, कंडक्ट किया गया। भारत की मुस्तैद जवानों और सुरक्षा एजेंसीज ने मिल करके इसको लॉन्च किया और जैश कमांडर मावी और जुबैर को मंसूबों के साथ खत्म किया। जम्मू का जंगली इलाका, 20 घंटे की जद्दोजहद, मोर्चे पर सेना के धुरंधर और मारे गए जैश के 2 खूंखार कमांडर मावी और जुबैर। टेरर फैलाने के इरादे से भारतीय सीमा में दाखिल होने वाले 2 खूंखार आतंक ऑपरेशन सिंदूर में तबाह जैश मोहम्मद की बौखलाहट का सबूत है। ये कायर पाकिस्तान की नापाक साजिशों का सबूत है, जो बार बार पिटने के बावजूद अपनी आतंकी फैक्ट्री बंद करने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जहन्नुम का टिकट कटा चुके जैश के आतंकियों की तस्वीर ये बता रही है कि सीमा पार से आने वाले पाकिस्तानी जनरल मुनीर और आतंकी सरगना मसूद अजहर के मोहरों का अंजाम क्या होगा। उधमपुर के रामनगर में आतंकी मावी और जुबैर तबाही के इरादे से अपना जाल फैलाने में लगे थे। इनके पास से आधुनिक असॉल्ट राइफल बरामद होती है, जो बताती है कि सेना के जवानों ने कितनी बड़ी साजिश को नाकाम किया और कैसे आतंकियों का अड्डा उड़ाकर इस नापाक साजिश को जड़ से खत्म किया। 2 फरवरी को सुरक्षा एजेंसीज को आतंकी मूवमेंट का इनपुट मिला, जिसके बाद रामनगर के जोफर इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ। 3 फरवरी को शाम 4 बजे दोनों आतंकियों का ठिकाना मिला। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने करीब 20 घंटे तक आतंकियों को हिलने का मौका नहीं दिया। एक आतंकी कल घायल हुआ। आज दोपहर दोनों आतंकी खत्म हुए और जिस गुफा में आतंकी थे उसे ध्वस्त किया गया और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन किया पूरी तरह कामयाब रहा। जोफर इलाके के जंगलों में गुफा से निकलते दिखे। सुरक्षा बलों ने सरेंडर करने को कहा तो आतंकियों ने फायरिंग की, जिसके बाद हुआ जवाबी हमला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर के रामनगर के जोफर इलाके में चल रहे एनकाउंटर से एक बड़ा अपडेट जो है वो सामने आया है। बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और इसमें जैश ए मोहम्मद का एक टॉप कमांडर जो है वो भी बताया जा रहा है कि उसमें ढेर कर दिया गया है। आतंकी लगातार गुफा में यहाँ पर छुपे हुए नजर आ रहे थे और जैसे ही वो आतंकी बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ताबड़तोड़ फायरिंग जो है वो की जाती है और उसी के साथ लगातार इन टनल्स को यहाँ पर ब्लास्ट किया जा रहा था, ताकि किसी भी तरह से आतंकियों के जो सेफ हेवन, ये सेफ हाइडआउट्स बने हुए हैं, उन्हें यहाँ पर पूरी तरह से तबाह किया जाए। ये दोनों आतंकी मावी और जुबैर पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए। कठुआ उधमपुर बेल्ट में सक्रिय थे, गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट थे। हाई प्रोफाइल टारगेट को निशाना बनाने का प्लान था। जनवरी में इनका एक और साथी जैश का आतंकी उस्मान मारा गया, जो बिलावल के जंगलों में छिपता था। ये दोनों पहले ही सुरक्षा बलों पर कई हमलों में शामिल थे और हाइडआउट में हमेशा छुपते थे। सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सुरक्षा एजेंसीज ने इनको ट्रेस किया। इनके पास से घातक हथियार मिले, एक अमेरिकी M4 असॉल्ट राइफल, एक AK-47 सीरीज राइफल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए। फिलहाल दोनों आतंकियों की बॉडी रिकवर करके इनके बैकग्राउंड और टेरर नेटवर्क की जांच की जा रही है। जम्मू से रजत वोरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ नापाक इरादे लेकर भारत में दाखिल होने वाले मुल्ला मुनीर के गुर्गे ढेर हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बलूचिस्तान फ्रंट पर पाकिस्तान को दोहरी मार भी पड़ रही है। बलोचों ने 2 दिन के काउंटर ऑपरेशन में ऐसी तबाही मचाई कि इस्लामाबाद से बीजिंग तक हड़कंप है। बलोचों ने दिखाया दम, चीन तक मचा हड़कंप। हर घर में बलोच फाइटर। पाकिस्तान सरेंडर, पाकिस्तान से बदला, बलूचिस्तान आजाद होगा। 31 जनवरी से शुरू हुआ हेरौफ 2.0 में बलोच फाइटर्स ने ऐसा पलटवार किया कि 48 घंटे के अंदर पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया। BLA फाइटर्स के आगे मुल्ला मुनीर की फौज कितनी बहादुरी से लड़ी कि इन तस्वीरों में कहीं नजर ही नहीं आई। इन इलाकों में अभी भी हथियारबंद BLA लड़ाके घूम रहे हैं। अनगिनत गाड़ियां तबाह कर दी गई हैं, बैंक बर्बाद कर दिए गए हैं और गलती से अगर किसी पॉइंट पर पाकिस्तान का फौजी BLA फाइटर से बच रहा है तो वो आतंकियों की तरह छिपकर फायरिंग करता दिख रहा है। बलूचिस्तान की इस हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है, लेकिन पाकिस्तान को ये बात समझ नहीं आ रही है। भारत का नाम लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में रोना रो रहे हैं, अपनी मजबूरियां गिना रहे हैं और BLA को हथियार कैसे मिल रहे हैं खुद सरकार में होकर अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं। संसद में ख्वाजा आसिफ के ड्रामे से पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया है। एक तरफ मुल्ला मुनीर ऑपरेशन सिंदूर में भारत से मुकाबला करने का दावा करता है, तो वहीं दूसरी ओर पाक रक्षा मंत्री ने खुद भरी संसद में बताया कि मुनीर की फौज BLA के लड़ाकों का सामना करने की हालत में भी नहीं है।
जाने माने बलोच एक्टिविस्ट मुमताज बलोच ने ख्वाजा आसिफ के बयानों की धज्जियां उड़ा दी। मुमताज बलोच ने बताया कि आखिर बलोच लड़ाकों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं। मुल्ला मुनीर की फौज खुद बलूचिस्तान के रास्ते से अफगानिस्तान के बॉर्डर तक स्मगलिंग नेटवर्क चलाती है। मुमताज बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और सुरक्षा एजेंसीज को ऐसे अफसर चला रहे हैं जिन्हें खुद अपना पेट भरना है। ऐसे में BLA को हथियार कहां से आ रहे हैं, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा इस बात का है कि पाकिस्तान ने हम पर जुल्म किए हैं। शुरुआत पाकिस्तान ने की है, बलूचिस्तान सिर्फ जवाब दे रहा है। बलूचिस्तान की जो हालत है उसे दुनिया देख रही है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत यही है, सच्चाई पर पर्दा डालना और आतंक फैलाना। पाकिस्तान में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अकेला नमूना नहीं है, दूसरे नेता भी इस बात से चिंतित हैं। बलूचिस्तान की तस्वीरें बाहर कैसे आ रही हैं, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इस बात से इन भिखारियों को फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान भारत का नाम जोड़कर भले ही अपने लोगों को धोखा दे रहा है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी की गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। BLA की जंग इस बात की है कि जब वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है तो पाकिस्तान अपनी हुकूमत कैसे थोप सकता है। बलूचिस्तान में आजादी की इसी आग को देखकर चीन भी घबरा गया है। चीन को अपने अरबों डॉलर के निवेश की चिंता सता रही है। चीन ने भी पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। चीन ने खतरे वाले इलाकों से अपने कर्मचारियों को निकाल लिया है। ग्वादर से कोयटा तक चीनी कर्मचारी रहते हैं। ग्वादर से टेक्नीशियन और इंजीनियर्स वापस बुला लिए गए हैं। उन्हें इस्लामाबाद और दूसरे सुरक्षित शहरों में शिफ्ट किया जा रहा है और प्रोजेक्ट पर काम जारी रखने के लिए पाकिस्तान से सुरक्षा की गारंटी मांगी गई है। कुल मिलाकर बलोचों की मार से पाकिस्तान हर फ्रंट पर घिर चुका है। दुनिया मुनीर सेना का अत्याचार देखकर आम बलोचों के अधिकारों का सवाल कर रही है। चीन अपने निवेश को लेकर परेशान है और आवाम अपनी तंगहाली से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।